नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 27 अगस्त 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की कोई भी एग्जाम नहीं थी। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं, ये संभावित प्रश्नों का जो है ये वीडियो है, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और पहले भी इस तरह के वीडियो जिस दिन भी एग्जाम गैप हुआ था उस दिन मैं आप लोगों को दिया था और काफ़ी हेल्पफुल रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं आप जानते हैं कि जो भी प्रश्न होता है उसका मैं सारा एक्स्ट्रा फैक्ट आपको देता हूँ, ओरली और लिखित रूप से भी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन सा प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जो है टाइम फॉर नेचर है। आप जानते हैं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सबसे पहले कब सेलिब्रेट किया गया? 5 जून 1974 को सेलिब्रेट किया गया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं, इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाते हैं। 2021 का ट्रेंड में चल रहा है करेंट, तो 2021 का जो है क्या था इसका थीम विश्व पर्यावरण दिवस का? पारिस्थितिकी की बहाली, पारिस्थितिकी की बहाली। तो आपको ध्यान रखना है, पारिस्थितिकी की बहाली है इसका थीम 2021 के लिए। और 2022 के लिए क्या थीम है? 2022 के लिए थीम है ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ, एक ही पृथ्वी। तो इस प्रकार का जो है थीम है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब होती है? पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है ये अकबर और हेमू के मध्य होता है। कब होता है? 1526 में होता है। कौन 1556 में होता है, माफ कीजिएगा। कौन विजयी रहते हैं? अकबर रहते हैं। अब पानीपत की तीन ही लड़ाई हुई है प्रमुख। तो ये यहाँ पर तो दूसरा पूछा गया था। पहला लड़ाई कब होता है? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच बाबर विजयी होते हैं। पानीपत की तृतीय लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच होता है। इसमें से है अहमद शाह अब्दाली विजय होते हैं, जैसा कि आपने पानीपत पिक्चर में भी देखे होंगे। एक प्रश्न यहाँ पे, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक है आत्माराम पांडुरंग। ब्रह्म समाज के संस्थापक 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। राजा राम मोहन राय को भारत का जो है आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है, भारत का अग्रदूत कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे जो ठगी प्रथा, सती प्रथा इत्यादि को जो है समाप्त करने में इनका योगदान रहा था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है। संस्थापक दयानंद सरस्वती है। इनका मूल नाम मूलशंकर है। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। और राजा राम मोहन राय के बारे में थोड़ा सा और, ये जो है राजा राम मोहन राय ये ब्रह्म समाज के साथ साथ आत्मीय सभा से भी जुड़े थे। 1815 ईस्वी में उसका गठन किया गया था, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ होती? कलकत्ता में। और आर्य समाज की स्थापना कहाँ होती है? तो मुंबई में। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न यहाँ पे है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति जो है अब तक जो है नीलम संजीव रेड्डी जी हुए थे। दोस्तों 25 जुलाई 1970 को 64 वर्ष की उम्र में नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठे राष्ट्रपति बने थे, जो सबसे कम उम्र के राष्ट्रपति थे मेल में। अभी फीमेल में तो ये है, मेल में, ये मेल की बात हो रही है। नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने जाने वाली एकमात्र राष्ट्रपति रहे। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आपको देखने को मिला होगा और मिलेगा कि जो निर्विरोध चुने गए थे ये राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी थे। दोस्तों अपना चैनल का पहले नाम जीके मेनिया हिंदी हुआ करता था, इसी कारण से जो है आप ये देख रहे हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री जो है ये राजीव गांधी हैं। सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन रहे भारत के? राजीव गांधी हैं। भारत के राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक तथा संसद के अभिन्न अंग होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। भारत का प्रथम तथा एकमात्र महिला राष्ट्रपति, अभी एकमात्र तो कट जाएगा क्योंकि अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा पुराना है, तो ये जो है आपका कौन हो जाएगा? अभी तो दूसरी महिला राष्ट्रपति जो है आ चुकी है। ये कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं। अब ये हाल फिलहाल की ही घटना है। चलते हैं आगे। ये प्रश्न कहीं ना कहीं आरआरबी एनटीपीसी मेंस प्रे इस सब में पूछा गया है, तो मैं आपको रिवाइज करवा दूं ताकि आपको जो है थोड़ा सा यहाँ से बेनिफिट मिले। मुझे जो जो अच्छा लगा वहाँ से मैं उठा लिया हूँ। एक प्रश्न है, कुडुकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा गया था लेकिन दूसरे फॉर्मेट में, कि भारत का सबसे मतलब साउथ मोस्ट, सबसे दक्षिणी छोर पे स्थित जो नाभिकीय संयंत्र है ये कौन है? तो कुडुकुलम है। ये कहाँ है? तमिलनाडु में। ये भी पूछा जाता है कि करुणकुलम जो है कहाँ है? तमिलनाडु में है। करुणकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना की स्थापना 2002 में किया गया था, जो वर्तमान में भारत के सबसे बड़ा नाभिकीय स्टेशन भी है और सबसे दक्षिण में स्थित भी है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, और ये तमिलनाडु में है। चलते हैं आगे। उसी प्रकार से कैगा कर्नाटक में है, ये भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न यहाँ मैं रखा हूँ कि उबंटू क्या है? कंप्यूटर से संबंधित ये प्रश्न है। उबंटू क्या है? उबंटू है ऑपरेटिंग सिस्टम।
उबंटू एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2004 को जारी किया गया था। अब इसके आगे आपको नहीं देखना है, इतना है, मतलब सिर्फ ये जानना है कि उबंटू क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। चलते हैं आगे। एक एक प्रश्न है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा 5 बार राष्ट्रमंडल खेल आयोजित करने वाला देश कौन सा है। राष्ट्रमंडल खेल अभी अभी जो है समाप्त हुआ है। यहाँ पे भारत की प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो राष्ट्रमंडल खेल से प्रश्न पूछना स्टार्ट भी हो गया है, इसीलिए मैं इसको स्टैटिक्स फॉर्म में रख लिया। तो राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अधिक बार जो है आयोजित किया गया जो देश है ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो है 5 बार राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया है। राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब होती है? 1930 में। कहाँ से होती है? कनाडा से होता है। कहाँ से? कनाडा के हैमिल्टन से। भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल हुआ था, जो दिल्ली में, आप जानते ही हैं 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम है कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। सबसे ज्यादा बार ओलंपिक खेल आयोजित करवाने वाला देश जो है ये है अमेरिका। यहाँ पर 4 बार ओलंपिक खेल का जो है आयोजन करवाया गया था। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में ओलंपिक हुआ है, तो नहीं हुआ है। भारत में एक बार भी ओलंपिक नहीं हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत कब होती है? 1896 में पियर डी कुबर्टीन के द्वारा। और ये कहाँ से होती है? एथेंस से होती है। दोस्तों एक जो है एशियाई गेम 1921 1951 दिल्ली से स्टार्ट होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, एशियाई गेम की शुरुआत जो है नई दिल्ली 1951 से होती है। एक प्रश्न यहाँ पे है कि सेब में कौन सा रोग हो जाता है? तो सेब में जो है फेयर ब्लाइट रोग हो जाता है। वहीं पर एक प्रश्न और है कि धान में एक रोग होता है जिंक की कमी से, खैरा रोग होता है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है, काफी ट्रेंड में चलते रहते हैं। खैरा रोग जिंक की कमी से होती है और धान के फसल में होती है। एक प्रश्न यहाँ पे मैंने रखा है कि सबसे लंबी मुख्य भूमि की समुद्री तटरेखा वाला किस राज्य की है? तो ये गुजरात की है। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। अब इस तट रेखा से संबंधित सारे जितने भी निचोड़ हैं सब यहाँ पे देख लेंगे, क्योंकि इससे अगर प्रश्न पूछा जाए तो हमें छूटना नहीं चाहिए। भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं। गुजरात है जिसकी सबसे अधिक जो है लंबाई है तटरेखा की, 1600 के करीब है। आंध्र प्रदेश 974 है, ये सेकेंड स्थान रखता है। तो यही दोनों आपको याद रखना है, बाद बाकी सिर्फ समझना है। गुजरात अगर ऑप्शन में नहीं है तटरेखा की लंबाई में तो आपका आंध्र प्रदेश होगा, क्योंकि ये सेकेंड है सबसे बड़ा। अब जो तटीय राज्य है 2 तो हो गया, ये गुजरात और आंध्र प्रदेश। तीसरा है गोवा। गोवा भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा जो है स्टेट है। केरल है, सबसे अधिक साक्षर, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल। महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है तथा उड़ीसा है। तो ये 9 स्टेट जो है आपके समुद्री किनारे को धोता है, यानी तटीय राज्य है, जिसमें सबसे अधिक लंबाई जो है गुजरात की है। 2 स्थान पे आंध्र प्रदेश की है, आजकल ट्रेंड में चल रही है दूसरा स्थान आपको जरूर याद रखना है। चलते हैं आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। भारत की सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य गोवा है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 101 किलोमीटर है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा स्टेट भी है। प्रायद्वीपीय भारत में सबसे अधिक तटरेखा जो है ये आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। प्रायद्वीपीय भारत में भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। स्थलीय सीमा ये भी ध्यान रखिएगा। और स्थलीय सीमा सबसे अधिक किस देश के साथ लगती है भारत का? तो बांग्लादेश के साथ लगता है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आ गया था ग्रुप डी के अंदर, तो ये भी बात को आपको ध्यान रखना। और सबसे कम पूछा जाएगा तो सबसे कम पूछा जाएगा तो अफगानिस्तान के साथ लगती है भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा। भारत की जलीय सीमा वाला कौन कौन सा देश है? तो एक पाकिस्तान हो जाएगा, एक श्रीलंका हो जाएगा, एक म्यांमार हो जाएगा। तो ये जो है ये जलीय सीमा वाला देश भी है। और श्रीलंका तो पूर्णतः जो है जलीय सीमा है, और पाकिस्तान और म्यांमार जो है जलीय प्लस स्थलीय सीमा दोनों सीमा वाला देश है। अब यहाँ पे है पौधा के ग्रोथ को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है? पौधा को ग्रोथ जो होता है ना, पौधा को जो वृद्धि होती है इंटरनली ग्रोथ, माने उसकी जो बढ़ने का पलने का जो ग्रोथ है, ये किससे मापा जाता है? तो एक ऑक्सोनोमीटर आता है, ये पौधा को ग्रोथ को मापते हैं। किसी भी पौधे की आयु उसके वलय यानी रिंग के सहारे भी ज्ञात किया जा सकता है। और एक होता है केस्कोग्राफ भी होता है, ये भी पौधा की वृद्धि को मापता है, लेकिन ग्रोथ की वृद्धि को नहीं मापता है, ये सिर्फ पौधा के वृद्धि को मापता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसकी जो आविष्कारक है JS बसु है, जगदीश चंद्र बसु, जो JC बसु है, जगदीश चंद्र बसु जो है, इनके आविष्कार थे केस्कोग्राफ के। ये भी पौधे की वृद्धि को मापता है, लेकिन पौधे के ग्रोथ को नहीं, ये बाहरी वृद्धि को मापता है। पौधे के ग्रोथ को मापता है ऑक्सीनोमीटर। तो ध्यान रखिएगा, आजकल क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़े आने लगे हैं, तो हम भी थोड़ा सा टेढ़े हो जाते हैं। जीवाश्म की आयु किससे मापते हैं? कार्बन डेंटिंग विधि से मापते हैं। जो भी जीवाश्म अवशेष होते हैं उनके जो है कार्बन डेंटिंग विधि से जो है हम आयु ज्ञात कर लेते हैं। चट्टान, पृथ्वी आदि की आयु जो है यूरेनियम डेंटिंग विधि से हम ज्ञात करते हैं। तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
मनोरा का किला कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तंजौर में। अब तंजौर में और क्या स्थित है? बृहदेश्वर मंदिर स्थित है। बृहदेश्वर मंदिर को कौन बनाया था? तो राज प्रथम ने बनवाया था, जो चोल शासक है। चोल शासक के संस्थापक कौन थे? विजयालय थे। विजयालय। चोल शासक किस लिए फेमस है? नौसैनिक शक्ति के लिए जो है फेमस थे। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ भारत में ये प्रथम मंदिर है जो पूर्णतः ग्रेनाइट से बना हुआ था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। दक्षिण भारत के मंदिर की स्टाइल क्या होती है? मैंने पहले बता दिया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। द्रविड़ शैली में बनाया जाता है और गोपुरम इसकी विशेषता होती है। तो ये बात सब आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन के रिगार्ड में जितना बताया वो अच्छे से सुन के ही जाना है और अच्छे से ध्यान भी रखना है, खाली सुनना नहीं। कजरी निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का एक नृत्य है? तो कजरी उत्तर प्रदेश का है। कथक जो है, अब इसके जगह टुडे एग्जाम हो गया है, टुडे एग्जाम। कथक जो है उत्तर भारत का है। कथकली केरल का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। बिहार के सामा चकेवा, जट गोदना इत्यादि जो है बिहार के हैं। वहीं पे केरल का और भी क्या है? ओणम त्योहार है केरल में। मारमोक्कली डांस है केरल में। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ये सब भी आपको याद रखना है। चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकती है काफी अच्छा कि निम्नलिखित में से कौन एक सेवन सिस्टर राज्य के अंतर्गत नहीं आता है? दोस्तों जो भी राज्य उस साइड है आपके असम त्रिपुरा के साइड, जो भी आसपास जितने भी राज्य है उसमें से सिर्फ एक ही नहीं मुझे दिख रहा है, वो है सिक्किम। तो मैं इसको याद रखने से अच्छा है कि मैं सिक्किम को याद रखूं कि भाई इसके अंदर सिक्किम नहीं है। बाद बाकी असम रख लेंगे सिक्किम की जगह, बाद बाकी सारा राज्य जो है सेवन सिस्टर में आ जाता है। तो मैं इसको इसी तरीके से याद रखा हूं, मैं सभी याद नहीं रखा हूं, सिक्किम को याद रखा हूं कि भाई सिक्किम नहीं है, सिक्किम की जगह जो है असम है। बस बात खत्म। बाद बाकी त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सब सुनने में ही लगता है कि उधर के हैं, तो हम ऐसे ही याद रखेंगे। सिक्किम नहीं है तो सिक्किम को याद नहीं रखना, ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत नहीं आता है। और ऑप्शन में सिक्किम दिया गया रहेगा और लोग जो है असम करके आएगा कि ये नहीं है, लेकिन असम है। ठीक है, सिर्फ जानकारी हेतु ये प्रश्न रखा था और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एक प्रश्न यहाँ पे कि पट्टचित्र किस चित्रकला शैली के राज्य की है? तो पट्टचित्र जो है ओडिशा की जो है चित्रकला है, इसे भित्ति चित्र भी कहा जाता है। ये हिंदू देवी देवताओं को जो है समर्पित है। उसी प्रकार से रंगोली है, ये कहाँ का चित्र है? तो ये है महाराष्ट्र का। ठीक है, और मिथिला पेंटिंग जो है ये मधुबनी बिहार का है, आपको ध्यान रखना है। वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चला था? तो वंदे भारत एक्सप्रेस जो है दिल्ली से वाराणसी चलाया गया था, इसे ट्रेन 18 भी कहते हैं। ठीक है, वंदे भारत को। और इस बजट में जो है 200 या 150 वंदे भारत जो है एक्सप्रेस चलाने की बात कही गई है, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूँ। एक प्रश्न यहाँ पे है कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? दोस्तों 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नंबूदरी को दिया गया था। अक्कितम अच्युतम नंबूदरी को, ए नंबूदरी को दिया गया था मलयालम भाषा के राइट के लिए। अब यहाँ पे 2019 की बात हो गई। अब 2020 दोस्तों मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, एनटीपीसी के मेंस में। 2020 के मतलब 2000 ये 55वां हो गया। अब 2056वां किसको दिया गया है? तो 2056वां दिया गया है फूफा जी को, नीलमणि फूकन को, नीलमणि फूकन। और ये असम के रहने वाले हैं, असमिया हैं, तो इनको दिया गया है 56वां दिया गया है। 57वां जो लेटेस्ट वाला है ये किनको दिया गया है? मौसा जी को, मौजे को, दामोदर मौजे। तो 56वां दिया गया है फूफा जी को और 57वां दिया गया है मौसा जी को, याद रखिएगा, आपको याद रहेगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब होती है? 1965 में प्रथम मलयालम भाषा को मिलता है, किसे? जयशंकर कुरूप को। हिंदी भाषा के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुमित्रानंदन पंत जी है, 1968 में इन्हें दिया गया था। चलते हैं आगे। हाँ, एक इंफॉर्मेशन और आपको जरूर चाहिए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कुल कितने भाषा में दिए जा सकते हैं? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो संविधान में जितने भाषा शामिल है उसमें तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ अंग्रेजी में लिखने वाले लेखक भारतीय जो होंगे उनको भी दिया जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पे कि कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? एक कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न ट्रेंड में है। कौन सा देश क्वाड का सदस्य नहीं है? तो ये सब भी आपको देखना है। यहाँ पर मैंने बिम्स्टेक रखा है, तो बिम्स्टेक का जो सदस्य देश है ये है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। दोस्तों इसमें जो है पाकिस्तान नहीं है, गलती से भी बगल में है तो पाकिस्तान मत मार दीजिएगा। ना ही जो है पाकिस्तान है और ना ही अफगानिस्तान है भारत के अगल बगल, बाद बाकी सभी हैं। तो बाद बाकी सभी है और थाईलैंड थोड़ा दूर का है, थाईलैंड दूर का है। बाद बाकी भारत के सभी पड़ोसी है एक्सेप्ट और ये जो है आपका पाकिस्तान नहीं है और जो है आपका अफगानिस्तान नहीं है। तो भारत के जो भी पड़ोसी देश हैं वो है, थाईलैंड को एक्स्ट्रा रखिएगा, पाकिस्तान और इसको निकाल दीजिएगा अफगानिस्तान को। तो ये बिम्स्टेक के सदस्य हो जाएगा। तो ये याद करने की ये सब तरीके हैं छोटे छोटे कि हम 8 क्यों याद रखें, एक याद रखें, उससे हमारा जब काम चल रहा है तो हम बड़ा लाइन याद नहीं रखेंगे।
एक प्रश्न है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? तो ये श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा है। ये लद्दाख क्षेत्र में हिमालय में स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है ये जोजिला दर्रा पर जो है इसी दर्रे को पार करता है। एक प्रश्न हमने रखा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? जैसे कल पूछा था कि भाषा आयोग का मुख्यालय, हमने अभी इसको रख लिया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। आपको ये बात ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ ही साथ यहाँ आपको जो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने अंग है उसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़ के बाद बाकी सभी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, खाली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है द हेग में है। एक सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है FAO का मुख्यालय, ये जो खाद्य वाला है ये रोम में है, इटली में है मुख्यालय। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक पूछा जाता है ओपेक का मुख्यालय, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, देखा गया है। तो ओपेक का मुख्यालय जो है ये वियना में है। वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है। और ये तेल निर्यातकों देश का एक संगठन है जिसकी स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे रखा गया है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह बार बार पूछा जाता है। मोपला विद्रोह जो है 1921 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? केरला में हुआ था। मोपला मुसलमानों के द्वारा जो है यहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर द्वारा जो है मोपला नामक एक किताब भी लिखा गया था जो उपन्यास के फॉर्म में है। आपको ये बात भी ध्यान रखना है। एक प्रश्न हम यहाँ पे लिए हैं कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम संचार उपग्रह, दोस्तों जल्दी जल्दी में आर्यभट्ट नहीं मार देना है। अगर सिर्फ उपग्रह रहेगा तो आर्यभट्ट सही रहेगा, लेकिन यहाँ पे संचार उपग्रह है तो ये हो जाएगा एप्पल। एप्पल का फुल फॉर्म मैंने यहाँ लिख रखा है, आर्यन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, तो इसको एप्पल बोलते हैं। तो ये जो है भारत के प्रथम संचार उपग्रह है। खाली उपग्रह बोलेगा तो आर्यभट्ट हो जाएगा। एक मैंने यहाँ फुल फॉर्म है, ये मेंस का आया है फुल फॉर्म। NIU का पूर्ण रूप है तो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट है NIU का फुल फॉर्म। इसी प्रकार जो है यहाँ पे आपको याद रखना है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट था NIU का फुल फॉर्म। NEFT का मैंने इससे पहले वाले शिफ्ट में बताया था, RTGS का बताया था, EFT का बताया था। तो ये सब फुल फॉर्म आपको याद रखना है। साथ ही साथ कंप्यूटर के फुल फॉर्म 2-4-10 जरूर याद रखने, वो भी जटिल टाइप के। साधारण टाइप का आजकल लैन वैन ये सब नहीं पूछता है दोस्तों, ये सब के चक्कर में नहीं जाना है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये जो बताया जरूर याद रखना है कि संचार उपग्रह पूछा जाएगा तो आपका एप्पल हो जाएगा, खाली उपग्रह पूछा जाएगा तो आर्यभट्ट हो जाएगा। बात करें उपग्रह वाला जो कार्यक्रम होता है इंडिया में कौन बॉडी देखता है, तो इसरो देखते हैं। इसरो की स्थापना कब होती है? 1969 में है। मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर में है। और इसके जो वर्तमान में है S सोमनाथ है, ये जो है K-Sivan का स्थान लिए हैं। S सोमनाथ को भारत का रॉकेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद इसरो का जो मास्टर फैसिलिटी केंद्र है ये पूछा जाता है कि कहाँ स्थित है, तो ये हासन कर्नाटक में है। और इसका जो सेकेंड पार्ट खुला है ये भोपाल में खुला है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। दोस्तों इतनी बातें की जानकारी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।